जय हिंद। मेक ड्रीम करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है संख्याओं का प्रकार। और संख्याओं के प्रकार में हम लोगों ने 6 प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दो के पेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ही डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने, तो आप उनका भी आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और अंत में हम लोग देखेंगे कि रामानुजन संख्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या होता क्या है। पहले हम लोग इन चारों को हम लोग एक रफ आइडिया हम लोग देख लेंगे इन चारों का। उसके बाद हम लोग बोर्ड में इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग लिखेंगे, और फिर उसको भी हम समझाएंगे। उसके बाद आप उसको राइट डाउन करेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है, आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या होता क्या है। दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसका बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। वैसी संख्याएं जिसका बीच का अंतर 2 हो उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। तो ये 2 ऐसे संख्याएं हैं जिसके बीच का जो अंतर है वो 2 है। इसका अगर हम लोग अंतर निकालें तो अंतर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा हम लोग करते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो अंतर इसका आएगा 2। तो वैसी संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 होता है उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर बारी आती है सह अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, सह अभाज्य संख्या वैसे प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं। तो वैसे प्राकृतिक संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका जो HCF होता है, यानी कि महत्तम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो आपका 1 होता है। तो 2 ऐसे संख्या आप सोचिए जिसका महत्तम जो होगा, HCF जो होगा, वो आपका 1 आएगा। तो हम लोग बात करते हैं जैसे 3 और 5 हैं। चलिए इसी का बात हम लोग करते हैं, 3 और 5। तो इसका हम लोग निकालते हैं मस, यानी कि HCF। तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, और 2 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, नीचे में आएगा 2, घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 बार में जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो जो HCF है 3 और 5 का, वो हमारा 1 आया। तो हम लोग कहेंगे कि 3 और 5 जो है वो हमारा क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या बहुत सारे होते हैं, और जुड़वा अभाज्य संख्या भी आपका बहुत सारा होगा। जुड़वा अभाज्य संख्या में आपको देखना है कि 2 ऐसे संख्याएं जिसका अंतर 2 हो, और सह अभाज्य संख्याओं में क्या करेंगे हम लोग, 2 ऐसे संख्याओं को लेंगे जिसका HCF 1 हो। जरूरत नहीं है कि ये, जैसे देखिए 4 और 5 भी हो सकता है, ठीक है, क्या सह अभाज्य, क्यों 4 और 5, इसको भी हम लोग जब HCF निकालेंगे, इसका डिवीजन मेथड से, भाग विधि से हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 4 बार में अब जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका 4, ये घटेगा तो 0। तो HCF जो आया 4 और 5 का, वो आपका 1 आ गया। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 4 और 5 भी हमारा क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम लोग देखें कि 3 और 5 एक हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर देखें कि 3 और 5 एक सह अभाज्य संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि 4 और 5 जो है, 4 और 5 जो है, वो हमारा एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो महत्तम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 आ रहा है। लेकिन ये आपका जुड़वा अभाज्य नहीं है। जुड़वा अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। जुड़वा अभाज्य संख्या होने का कंडीशन जो है वो अंतर आपका 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या आपका सह अभाज्य संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अंतर 2 आ रहा है, और इसका अगर हम लोग
HCF निकालेंगे जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। जैसे आप मान लीजिए एक 5 और 7 लेते हैं, 5 तथा 7, तो इसका भी HCF अगर आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। ये 2 यहाँ पर 5, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 और इसको फिर 2 बार में जाएगा तो 0। तो सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होते। उदाहरण आपके सामने मौजूद है। बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि पंखा चलाएंगे तो फिर आवाज़ वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। ये अभी हम लोग समझ रहे हैं, फिर नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जुड़वा और सह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण संख्या के बारे में कि ये संपूर्ण संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, संपूर्ण संख्याएं वैसे संख्याओं को कहते हैं जिनका जो अपवर्तक होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, अगर उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो डबल हो जाएगा उस संख्या का। जैसे आपको एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ले लीजिए 6, तो 6 का अपवर्तक क्या है? ठीक है, 6 का अपवर्तक, ठीक है, या इसी को आप गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो 6 का जो अपवर्तक है वो कौन कौन है? सबसे पहला 6 1 से कटेगा, उसके बाद ये किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 6 का अपवर्तक 1 2 3 और 6 है। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ अपवर्तकों का योग क्या हो जाएगा? अपवर्तकों 6 के अपवर्तकों का योग अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 6 और ये आपका हो जाएगा 12। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 यानी कि 2 गुना। ठीक है, 2 गुना 6 था, 6 का अपवर्तकों का योग 2 गुना हो गया। ठीक है, उस संख्या का कितना हो गया? 2 गुना हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो संपूर्ण संख्या है। इसी तरीके का एक और संख्या आप देख सकते हैं 28 का अपवर्तक आप निकालिए तो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 6 नहीं है, 7 है, 7 चौक 28, फिर इसका हो जाएगा 14 और फिर ये खुद का हो जाएगा आपका 28। अगर इसका योग का बात करें, 28 के अपवर्तकों का योग, ठीक है, का योग अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28 और 7 और 14 21 और ये 25 26 27 और 1 28, यानी कि 28 2 बार हो जा रहा है। तो आप इसको 28 दूनी 56 आप लिख सकते हैं और 56 को आप लिख सकते हैं 28 × 2। तो देखिए 28 के अपवर्तकों का जो योग है वो डबल हो गया, अपवर्तकों का योग उसका उस संख्या से डबल हो गया। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या। उम्मीद है कि आपको संपूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं रामानुजन संख्या ये क्या होता है। दोस्तों, रामानुजन जो है वो एक बहुत ही विद्वान गणितज्ञ थे। तो उन्होंने एक संख्या बताया था, कहा था कि वैसी लघुत्तम संख्या, ठीक है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग 2 संख्याओं के घन के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, तो वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? रामानुजन संख्या। दोस्तों, वह संख्या जो है वो है आपका 1729। सबसे छोटा 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे 2 संख्याओं के घन के रूप में 2 अलग अलग तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। 2 अलग अलग, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 अलग अलग संख्याओं के घन के योगफल के रूप में लिखा जाता है। तो वो संख्या जो है वो है 1729। कितना है? 1729। इसको हम लोग 2 तरीका से कैसे लिख सकते हैं, आइए हम लोग वो अब हम लोग देखते हैं। ये जो 1729 है उसके 2 अलग अलग संख्याओं के घन के योगफल के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1700 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1729 को हम लोग लिख सकते हैं 1000
प्लस 729, क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 729 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1729। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 जो है वो क्या है 10 का क्यूब है। 1000 क्या है ये हमारा 10 का क्यूब है, और 1700 जो 29 है ये हमारा क्या है ये आपका 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। तो 1729 को पहला दो संख्याओं के घन के रूप में हम लोग क्या लिखें 10 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 3। अब इसका दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1। 12 का क्यूब प्लस 1 ये भी आपको देगा कितना 1729। तो इसको हम लोग मिटा देंगे, यहाँ पर सीधा आपको लिखना है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तो 1729 जो है वो एक सबसे छोटी ऐसा प्राकृत संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो अलग अलग संख्याओं के घन के योगफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट। अब आपको इसका नोट्स अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नोट्स की दुनिया में, नोट्स लोक में। ठीक है, तो पहला जो 7 नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्या वो क्या है, जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यही चीज हमने अभी आपको बताया था कि जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 5, 5 और 7 इस तरह के बहुत सारी संख्याएं हैं। ये पेयर में आएगा, सिंगल नहीं आएगा, ये कपल में आएगा, डबल डबल आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद सह अभाज्य संख्या, वैसे दो प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं जिसका HCF 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ भी ये भी कपल में ही रहेगा, 2-2 का कपल में, 2-2 का पेयर में, 2-2 का जोड़ा में रहेगा। इस तरह के बहुत सारी संख्याएँ हो सकते हैं। ये बात भी आपको हमने बताया कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या जो होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है। सभी जुड़वा सहअभाज्य होगा लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अंतर 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो होते हैं वो सहअभाज्य संख्या होगा। कोई भी क्रमागत, जैसे 1 और 2 आप ले लीजिए, इसका HCF हमेशा क्या आएगा, HCF ऑफ 1 और 2 हमेशा 1 आएगा। 2 और 3 का HCF कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। 3 और 4 का HCF कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं सहअभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं सहअभाज्य संख्याएं। दोस्तों इसके बाद जो 9 नंबर है आपका संपूर्ण संख्या, और 10 नंबर जो है आपका रामानुजन संख्या, उसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर को हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण संख्या क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके अपवर्तकों का जो योग होगा वो संख्या मान से 2 गुनी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 6 के अपवर्तकों का योग देखिए 12 आता है जो 6 का दुगुना है। 28 के अपवर्तकों गुणनखंडों का योग जो है वो 56 आता है जो 28 का डबल है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से 100 तक में केवल 2 ही संख्या है ऐसा जिसके अपवर्तकों का जो योग है वो उस संख्या से दुगुना है। ठीक है, 1 से 100 तक में मात्र 2 है। कौन कौन, 6 और 28। अब हम लोग बात करते हैं रामानुजन संख्या का। जैसे कि हमने आपको बताया कि 1729 है, 28 हमने लिख दिया यहाँ पर 1729 है। ठीक है, 1729 यहाँ भी होगा आपका 1729। तो 1729 को हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह वैसी प्राकृत संख्या है जिसे दो संख्याओं के घन के योगफल के रूप में दो अलग अलग तरीकों से, दो विभिन्न तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा जा सकता है इसे। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या बोलते हैं। जैसे 1729 को हम लोग 10 का पावर 3 और 9 का पावर 3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। पहला तरीका ये दो संख्याओं के घन के योगफल के रूप में पहला तरीका। दूसरा है 12 का पावर 3 और 1 का पावर 3, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो ये 1729 आएगा। तो इसीलिए 1729 को हम लोग बोलते हैं रामानुजन संख्या। दोस्तों तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्णांक के बारे में और उसके आगे की कहानी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।